स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में एक कस्बा है एटा। इस कस्बे से कुछ दूर एक गांव है नगलाचूर। सोनेलाल अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। सोनेलाल के 3 बेटे थे, गोपाल, कुलदीप और संजीव। इनके अलावा 2 बेटियां भी थीं। सोनेलाल के पास खेती की जमीन थी, जिससे उसके घर परिवार का गुजारा बड़े आराम से हो जाता था। सोनेलाल के बड़े बेटे गोपाल और एक बेटी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद गोपाल अपने परिवार के साथ काम के लिए पंजाब गया था। वहां से वो कभी कभी ही घर आता था। सोनेलाल की एक बेटी और बेटा कुलदीप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जबकि संदीप अपने पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बटाता था। घर की व्यवस्था सोनेलाल की पत्नी सरला के जिम्मे थी। सरला चाहती थी कि संजीव का भी घर बस जाए, इसलिए वो 24 साल के संजीव के लिए कोई लड़की देखने लगी। इसी सिलसिले में रिजौर निवासी छबिराम नाम के एक रिश्तेदार ने रिजौर के ही रामबाबू शाक्य की बेटी गायत्री के बारे में बताया। छबिराम की मार्फत सोनेलाल ने रामबाबू से बात की। उन्हें रामबाबू की बेटी गायत्री अपने बेटे संजीव के लिए सही लगी। दोनों ओर से चली बातचीत के बाद संजीव और गायत्री का रिश्ता तय करके जल्द ही दोनों की शादी कर दी गई। ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। खूबसूरत गायत्री से शादी करके संजीव ही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यही खूबसूरत दुल्हन कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। गायत्री ससुराल आ तो गई थी, पर उसके तेवर किसी की समझ में नहीं आ रहे थे। संजीव की मां सरला ने सोचा था कि बहू घर आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर की जिम्मेदारी बहू के हवाले करके वह आराम करेगी, क्योंकि बड़ी बहू शादी के कुछ दिनों बाद ही गोपाल के साथ पंजाब चली गई थी। पर सरला का ये सपना अधूरा रहा, क्योंकि गायत्री पूरे दिन अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रहती थी। टीवी से फुर्सत मिल जाती तो वो मोबाइल पर लग जाती। वो काफी देर तक किसी से बातें करती रहती थी। कुछ दिन तक तो सरला ने गायत्री से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पगफेरे के लिए उसका भाई टीटू उसे लेने आया तो सरला ने टीटू से कहा, अपनी बहन को समझाओ, वो ससुराल में रहने का सलीका सीखे। यह इस घर की बहू है, इसे यहां बहू की तरह ही रहना होगा। बहन की शिकायत सुनकर टीटू के माथे पर शिकन आ गई। उसने घूरकर गायत्री की तरफ देखा, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं। टीटू के पिता बीमार रहते थे, इसलिए वही सब्जी की दुकान चलाता था। भाई के साथ गायत्री अपने मायके आ गई। घर पहुंचते ही टीटू ने अपनी मां रामश्री से कहा, संभालो अपनी लाडली को, ये हमें जीने नहीं देगी। गायत्री अपने कमरे में चली गई। इसके बाद रामश्री और टीटू देर तक बातें करते रहे। रामबाबू कुछ देर बाद घर आया तो उसे भी पता चल गया कि गायत्री के ससुराल वाले उससे खुश नहीं है। वो गुस्से में बोला, हमने तो सोचा था कि गायत्री शादी के बाद सुधर जाएगी, पर लगता है ये लड़की उन लोगों को भी नहीं जीने देगी। दरअसल शादी के पहले से ही रामबाबू के घर में तनाव था। इसकी वजह ये थी कि गायत्री संजीव से शादी करने से इनकार कर रही थी, पर घर वालों के सामने उसकी एक नहीं चली। रामबाबू और रामश्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि कहीं गायत्री की वजह से वो लोग किसी नई परेशानी में न पड़ जाएं। रिजौर में ही रामबाबू के घर से कुछ दूरी पर किशनलाल का घर था। उसके बेटे रंजीत ने भी अपने घर वालों को परेशान कर रखा था। यूं तो किशनलाल के 4 बेटे थे, जिनमें से 3 पढ़े लिखे थे, पर छोटे बेटे रंजीत का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो सारे दिन गांव में अपने दोस्तों के साथ गपशप करता रहता था। वो अपने पिता के खेती के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। एक दिन अचानक रंजीत की नज़र गायत्री से टकराई और वो उसकी ओर खींचता चला गया। वो उससे बात करने के लिए मौके की तलाश में था। एक दिन मोबाइल की दुकान पर उसे मौका मिल गया, जहां गायत्री अपना मोबाइल रिचार्ज कराने आई थी। उससे बात की शुरुआत करने का कोई बहाना चाहिए था, लिहाजा उसने गायत्री से कहा, गायत्री देखें तुम्हारा मोबाइल किस कंपनी का है। गायत्री ने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। रंजीत हाथ में मोबाइल लेकर देखते हुए बोला, यह मोबाइल तो तुम्हारी तरह ही स्मार्ट है। गायत्री ने उसे घूर कर देखा, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तुम भी काफी स्मार्ट लगते हो। सुनकर रंजीत की हिम्मत और बढ़ गई। गायत्री वहां से चलने लगी तो रंजीत ने कहा, अगर आप बुरा न मानो तो मैं बाइक से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। गायत्री मुस्कुराई और उसकी बाइक पर बैठ गई। रंजीत बहुत खुश हुआ। पहली बार किसी लड़की ने उसकी दोस्ती कबूल की थी। रंजीत, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? गायत्री ने पूछा। इंटरमीडिएट पास करके घर पर ही मौज कर रहा हूं। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं। जब जिम्मेदारी आ जाएगी देखा जाएगा, रंजीत बोला। गायत्री, क्या तुम अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो?
हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओ, मैं मिस्ड कॉल कर देती हूँ। गायत्री बिना किसी झिझक के बोली। बाइक चलाते चलाते रंजीत ने उसे अपना मोबाइल नंबर बता दिया। गायत्री ने तुरंत उसके नंबर पर मिस्ड कॉल दे दी। गायत्री ने अपने घर से कुछ पहले ही मोटरसाइकिल रुकवा ली और बाइक से उतरकर पैदल अपने घर चली गई ताकि कोई घरवाला उसे बाइक पर बैठे न देख ले। उसे उतारकर रंजीत भी मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। अगले दिन रंजीत ने अपने मोबाइल पर किसी अनजान नंबर की घंटी सुनी। जैसे ही उसने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुनाई दी। वो बोला, कौन, किससे बात करनी है? ओह, हमने तो सोचा था कि तुम काफी स्मार्ट हो, पर तुम तो जीरो निकले मी स्मार्ट। कहते हुए लड़की हंसने लगी। रंजीत समझ गया कि वो गायत्री है। रंजीत मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो सफाई देते हुए वो बोला, सॉरी गायत्री, मैं समझा किसी और का फोन है। अब मैं तुम्हारा फोन नंबर मोबाइल में सेव कर लूंगा। हाँ, समझदार दिखते हो। सुनो, आज मुझे 2 घंटे के बाद एटा जाना है, तुम मोड़ पर मिलो, गायत्री ने कहा। रंजीत निर्धारित समय से पहले ही वहां पहुंच गया। उसके कुछ देर बाद गायत्री भी आ गई। उस दिन से रंजीत और गायत्री के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ही लोगों की नजरों से छिप कर मिलने लगे, लेकिन लाख छिपाने पर भी ऐसी बातें छिप नहीं पाती। गांव के किसी आदमी ने गायत्री को रंजीत की बाइक पर बैठे देखा तो उसने रामबाबू को ये बात बता दी। रामबाबू परेशान हो गया। घर आकर उसने गायत्री से पूछताछ की तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। रामबाबू ने सोचा कि शायद पड़ोसी को कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन अब गायत्री सतर्क हो गई थी। उसका और रंजीत का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अपनी मुलाकातों के दौरान प्रेमी युगल भविष्य के सपने बुनने लगा था। हालांकि दोनों की जाति एक थी, पर रंजीत न तो कोई काम धंधा करता था और न ही उसकी छवि अच्छी थी। गायत्री अच्छी तरह जानती थी कि घरवाले उसके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर दोनों के इश्क की खबरें लोगों तक पहुंचने लगी थीं। लोग दोनों के बारे में खुसुर फुसुर करने लगे। कई लोगों ने रामबाबू से शिकायत की कि उसे अपनी बेटी पर कंट्रोल करना चाहिए। लोगों की बातें सुनकर वो परेशान हो गया था, जबकि गायत्री यही कहती कि लोगों को तो बातें बनाने की आदत होती है, फालतू में उसे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन गायत्री और रंजीत ने रात को मिलने का फैसला किया। गायत्री के घर के सभी लोग सो चुके थे। देर रात को रंजीत उसके यहां पहुंच गया। गायत्री बाहरी गेट खोलकर उसे अंदर ले आए, पर वो दिन उनकी मुलाकात के लिए ठीक नहीं रहा। उस रात गायत्री के भाई टीटू की तबीयत ठीक नहीं थी। वो टॉयलेट जाने को उठा तो देखा मेन गेट की कुंडी खुली हुई है। उसे कुछ शक हुआ तो उसने गायत्री के कमरे में झांक कर देखा, गायत्री वहां नहीं थी। वो टॉयलेट जाने के बजाय तेजी से गेट खोलकर बाहर आया। तभी कोई व्यक्ति छत से कूदकर भाग गया। टीटू भागकर अंदर आया तो देखा गायत्री कमरे में थी। तू कहाँ गई थी? टीटू ने उससे पूछा। मैं तो यही थी भैया, क्यों, क्या हुआ? आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं, गायत्री ने कहा। टीटू की समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है। कुछ देर पहले गायत्री कमरे में नहीं थी। किसी के छत से कूदने की आवाज भी उसने सुनी थी, पर देखा किसी को नहीं था। क्या उसे भ्रम हुआ था? पर बाहरी दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो वहां से चुपचाप चला गया। गायत्री ने राहत की सांस ली। वो जानती थी कि अगर भाई ने रंजीत को देख लिया होता तो उसकी खैर नहीं थी। अगले दिन उसने रंजीत को फोन पर सारी बात बताई और सतर्क रहने को कह दिया। इधर टीटू को लगने लगा था कि कुछ तो है जो वो देख नहीं पा रहा, जबकि लोग देख रहे हैं। बहन पर उसका शक पक्का होने लगा था। अब वो गायत्री पर गहरी नहर रखने लगा। गायत्री भी मन ही मन डर गई थी। इधर टीटू ने एक दिन मां से कहा कि वो बहन को लेकर काफी चिंतित है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन मां ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, गायत्री ऐसी लड़की नहीं है। एक दिन टीटू ने खुद गायत्री को रंजीत के साथ देख लिया। वो उसके साथ बाइक पर थी। टीटू जब घर आया तो उसने देखा गायत्री घर पर ही थी। उसने उससे पूछा कि अभी कुछ देर पहले वो कहाँ थी। गायत्री ने कहा मैं तो अपनी सहेली के घर गई थी। टीटू को लगा कि वो झूठ बोल रही है, लिहाजा उसने उसकी पिटाई कर दी और कहा आइंदा अगर मैंने तुझे किसी के साथ देखा तो जान से मार दूंगा। मां को भी लगने लगा कि गायत्री कुछ तो गड़बड़ कर रही है। जब देखो तब बाहर भागने की कोशिश करती है। इसलिए मां ने भी उससे कहा आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद, अब घर का काम सीख, वरना ससुराल जाकर हमारी बेइज्जती कराएगी। मैं क्या कोई कैदी हूं मां जो मुझे बांध कर रखोगी? आखिर मैंने किया क्या है? गायत्री ने कहा तो टीटू ने उसे कसकर तमाचा जड़ दिया। तू क्या समझती है हम अंधे हैं? गायत्री रोती हुई कमरे में चली गई और उसने मौका देखकर रंजीत को सारी बात बता दी। उसने कहा कि जल्दी कुछ सोचो, वरना ये लोग हमें अलग कर देंगे।
अगले दिन टीटू ने रंजीत को रास्ते में रोक कर कहा, तू गायत्री का पीछा करना छोड़ दे वरना बुरा होगा। रंजीत ने टीटू को समझाने की कोशिश की कि उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है। इधर रंजीत ने प्रेमिका से मिलने का एक उपाय खोज लिया। उसने केमिस्ट से नींद की गोलियां खरीदकर गायत्री को देते हुए कहा कि वह रात के खाने में कुछ गोलियां मिला दिया करे, फिर दोनों बेखौफ होकर मिला करेंगे। गायत्री ने अब रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद वो जब अपने प्रेमी से मिलने का प्रोग्राम बना लेती तो खाने में नींद की गोलियां मिला देती। पूरा परिवार गोलियों के असर से गहरी नींद में सो जाता, लेकिन सुबह जब वे लोग उठते तो सबका सिर भारी होता। एक दिन गायत्री की मां रामश्री की रात को नींद खुल गई। उस दिन मां ने गायत्री और रंजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर घर वालों ने गायत्री की पिटाई कर दी। इसके बाद गायत्री के लिए रिश्ते की तलाश होने लगी। आखिर उन्होंने गायत्री की शादी संजीव से करके राहत की सांस ली। हालांकि गायत्री ने इस शादी का विरोध किया था, लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी थी। बेटी की शादी के बाद सब निश्चिंत थे, लेकिन शादी के बाद भी गायत्री के नाजायज संबंध रंजीत से बने रहे। एक दिन रंजीत उसकी ससुराल भी पहुंच गया। गायत्री ने उसे अपना दूर का रिश्तेदार बताया। ससुराल वालों ने भी मान लिया, लेकिन बाद में दूर के इस रिश्तेदार का कुछ ज्यादा ही आना जाना होने लगा तो ससुराल वालों ने आपत्ति जताई। गायत्री नहीं चाहती थी कि यह बात मायके वालों तक जाए, अतः उसने अब अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया। वो ससुरालियों को भी रात के खाने में नींद की गोलियां देने लगी। इस तरह वो ससुराल में भी बेखौफ इश्क लड़ाती रही। गायत्री यह जानती थी कि ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। अब संजीव को भी उस पर शक होने लगा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर अब कभी उसने रंजीत को घर में देखा तो बुरा होगा। गायत्री पर ससुराल में भी लगाम लगनी शुरू हो गई तो वह परेशान हो उठी। उसे अपना पति ही दुश्मन लगने लगा। एक दिन गायत्री ने तय किया कि संजीव से छुटकारा पाने के बाद ही वह प्रेमी से बेखौफ मिल सकती है। इस बारे में उसे रंजीत से बात की। दोनों ने तय किया कि संजीव को ठिकाने लगाकर वे कहीं दूर जाकर दुनिया बसा लेंगे। गायत्री को शादी के 1.5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था। गायत्री ने एक दिन अपनी सास से कहा कि एटा में एक अच्छा डॉक्टर है, उसके इलाज से कई औरतों को बच्चा हुआ है। गायत्री ने सास से अपना इलाज उसी डॉक्टर से कराने की बात कही। सास ने सोचा अगर बच्चा हो गया तो गायत्री का मन भी घर में रमने लगेगा, अतः उसने एटा के डॉक्टर से इलाज कराने की इजाजत दे दी। गायत्री को कोई इलाज वगैरह नहीं कराना था, बल्कि यह उसका पति को ठिकाने लगाने का एक षड्यंत्र था। अब गायत्री का खुराफाती दिमाग काम करने लगा। उसने पति के नाम मौत का वारंट जारी कर दिया और इसके लिए 13 मई 2018 का दिन भी तय कर दिया। मौत की इस दस्तक से पूरा परिवार बेखबर था। पूरे घटनाक्रम की कहानी मोबाइल पर तय हो गई थी। अपने इस काम में रंजीत ने रिजौर के ही रहने वाले अपने दोस्त राजेश उर्फ पप्पू को भी मिला लिया। 13 मई को गायत्री अपने पति संजीव के साथ बाइक नंबर UP 83AL 6985 से एटा के लिए निकली। उसने प्रेमी रंजीत को अपने एटा जाने की सूचना दे दी। रंजीत अपने दोस्त राजेश के साथ रिजौर से एटा पहुंच गया। इसके बाद न तो बहू और न ही बेटा घर वापस लौटे। शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो पूरा परिवार चिंतित हो गया। उन्होंने एका थाने के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया को सूचना दे दी और अपने सभी रिश्तेदारों से भी फोन द्वारा पूछा। उन्होंने गायत्री के घर वालों को भी बता दिया था। दोनों का फोन भी स्विच्ड ऑफ था। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल था। इधर मायके वाले परेशान थे कि कहीं गायत्री ने ही तो कुछ नहीं कर डाला। गायत्री और संजीव के गुम होने की सूचना अन्य थानों को भी दे दी गई थी। 18 मई 2018 को रिजौर के चौकीदार रमेश को किसी ने बताया कि कुरीना दौलतपुर मोड़ के पास जैन फार्म हाउस के खेत में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। चौकीदार ने तुरंत इसकी सूचना रिजौर के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया को दी। थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें वहां एक युवक की लाश मिली, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन शव को कोई नहीं पहचान पाया। कुछ दूरी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला, जिसमें मिले नंबर पर कॉल की गई तो पता चला कि मोबाइल रंजीत नाम के व्यक्ति का है। लेकिन उसके परिवार वालों ने जब लाश देखी तो कहा कि वो उनका बेटा नहीं है। जब लाश रंजीत की नहीं थी तो उसका मोबाइल वहां क्यों मिला, ये बात कोई नहीं समझ पा रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया पर लाश का फोटो वायरल हो गया तो सोनेलाल ने एका थाने से संपर्क किया। पता चला कि जैन फार्म हाउस रिजौर में मिलने वाली लाश उनके बेटे संजीव की है। संजीव के घर वाले समझ गए कि जरूर इस हत्या में गायत्री का हाथ है। उन्होंने रिजौर थाना प्रभारी को सारी बात बता दी। गायत्री का भाई और पिता भी रिजौर आ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गायत्री ऐसा कर सकती है। मौके पर संजीव की बाइक भी बरामद हो गई थी, लेकिन गायत्री का कोई अता पता नहीं था। रिजौर थाना प्रभारी ने मुखबिरों का जाल फैला दिया।
पुलिस को गायत्री और रंजीत के प्रेम संबंधों का भी पता चल चुका था। रंजीत भी घर से गायब था, अतः अब पुलिस उन दोनों की तलाश में लग गई। अगले दिन संजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसे देखकर पुलिस चौंक गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि युवक ने नशे का सेवन किया था। पूछताछ करने पर पता चला कि संजीव तो नशा करता ही नहीं था। इसी बीच 18 मई 2018 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमी युगल को बख्शीपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। दोनों किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। थाने लाकर गायत्री और रंजीत से पूछताछ की गई। गायत्री ने बताया कि वो तो रंजीत से प्यार करती थी, उसे जबरन प्रेमी से दूर करके संजीव के गले बांध दिया गया, इसलिए उसने उससे छुटकारा पाने का निश्चय कर किया। उसने बताया कि उसने रंजीत से पूर्व में शादी कर ली थी, लेकिन पुलिस को वह शादी की कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। रंजीत ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से वह और गायत्री एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन गायत्री के घर वाले इसके लिए राजी नहीं हुए। गायत्री की शादी के बाद भी वे दोनों अलग नहीं रह पाए और आखिर संजीव को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उस दिन जब गायत्री अपने पति के साथ एटा पहुंची तो रास्ते में उसने बाइक रुकवाए। मौका पाकर वो बोतल में भरे पानी में नींद की गोलियां मिला चुकी थी। वही पानी उसने पति संजीव को पीने को दिया। जिस जगह पर बैठकर उसने पानी पिया था, कुछ ही देर में वह वहीं पर बेहोश हो गया। तभी रंजीत अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। राजेश ने संजीव की बाइक संभाली और वह और गायत्री बेहोश हो चुके संजीव को ऑटो में डालकर कुरीला गांव के पास दौलतपुर मोड़ पर ले आए। ऑटो वाले को पैसे देकर उन्होंने वापस भेज दिया। तभी राजेश भी वहां आ गया। फिर वे लोग संजीव को जैन फार्म हाउस के खेतों में ले आए, जहां गायत्री ने खुद चाकू से अपने पति का गला रेत दिया। इसके बाद राजेश अपने घर चला गया और वो दोनों एटा घूमते रहे। दोनों दिल्ली भाग जाना चाहते थे, पर पैसों का इंतजाम करना था। इससे पहले कि वे एटा छोड़ पाते, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गायत्री के मायके वालों को जब पता चला कि उनकी बेटी ने खुद अपना सुहाग मिटा डाला है तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अब गायत्री से उनका कोई संबंध नहीं है, उसे उसकी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए। संजीव के घर वाले दुखी हैं। उन्होंने तो सोचा तक नहीं था कि वो अपने सीधे साधे बेटे को खो देंगे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 120B के अंतर्गत तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।